Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो 30 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स जो है हम वो डिस्कस करने वाले हैं. अब आपको अगर मैं पहला करंट अफेयर डिस्कस करूँ तो DRDO सक्सेसफुली होल्ड्स बैक टू बैक प्रलय टेस्ट फ्लाइट. सो प्रलय क्या है? एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है विद द स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस एंड नेविगेशन, ताकि वो हाई प्रिसीजन से स्ट्रक कर सके या स्ट्राइक कर सके. ठीक है. अब प्रलय क्या है? इंडिजीनियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट. सॉलिड की जब हम बात करें तो 3 स्टेज यहाँ पे आप कह सकते हो काइंड ऑफ के फ्यूल यहाँ पर होगा. 3 स्टेज में यहाँ पे कंबस्शन हो सकती है फ्यूल की, तो इंजन जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा. ठीक है. इसके अलावा क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है कि हाफ आप कह सकते हो. क्वासी का मतलब होता है हाफ, है ना, नॉट एग्जैक्टली, बट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है. ठीक है. काइंड ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी ये लेकर जा सकती है. तो अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है. तो 2 टारगेट्स इसको दिए थे, विद प्रिसीजन इसने स्ट्राइक कर लिया. आने वाले टाइम में मे भी आपको डिटेल्स पता लगेंगे एंड ये जो टेस्ट हुए थे इसके अकॉर्डिंगली भी पता लगेगा, या इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया है अभी के अंदाजा लगा है कि इसकी स्पीड के हिसाब से ये कितने डिस्टेंस को कवर कर सकती है. सो सिंस ये सॉलिड है, सॉलिड प्रोपेलेंट है, मतलब ये हाई डिस्टेंस के लिए ही होगी, ज्यादा डिस्टेंस के लिए ही होगी, क्योंकि कंबस्शन जो है ना वो अंडर कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस होती है. अंडर सॉलिड मिसाइल या किसी भी तरह का सॉलिड स्टेज हमारे पास प्रोपेलेंट भी हो या सॉलिड फ्यूल के साथ अगर हम कहें कोई भी हमारे पास मिसाइल भी एग्जिस्ट करती है या कोई लॉन्च व्हीकल भी एग्जिस्ट करता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए यहाँ पर होता है. ठीक है. तो इससे जुड़ा सवाल हम देख लेते हैं. द सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजर, बाइंडर, फ्यूल. विच ऑफ द ऑप्शंस अबव इज और आर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. तो ऑक्सीडाइजर होता है, बाइंडर होता है, फ्यूल होता है. ऑक्सीडाइजर किस लिए होता है? ताकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक यहाँ पर हमारे पास कंबस्शन हो सके. ठीक है. फ्यूल होता है क्योंकि अब ऑब्वियसली फ्यूल तो चाहिए, है ना, प्रोपेल करने के लिए. एंड बाइंडर की जब हम बात कर रहे हैं, बाइंडर का मेजर काम होता है कि ऑक्सीडाइजेशन एंड फ्यूल की बर्निंग हो सके अंडर कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस. ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है, कंट्रोल सर्कमस्टांसेस की वजह से एक बेसिक सा रीजन ये है, ये हाई रेंज के लिए जा सकती है, जो कि अब लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है. सो डिटेल्ड आंसर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो. आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. देन नेक्स्ट, महाराष्ट्र अनियन फार्मर्स सीक एमएसपी हाइक, प्राइसेस ड्रॉप हो गए हैं. सिंस अगर हम अनियन की बात करें तो अनियन के इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे प्राइसेस जो है वो ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया है, उनकी एसोसिएशन जो है उन्होंने बोला कि एमएसपी, ठीक है, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3000 पर क्विंटल सिग्निफिकेंटली अबव द करंट प्राइस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 1275 पर क्विंटल. ठीक है. 1275 पर क्विंटल मिल रहा है, बट वो बोल रहे हैं 3000 रुपीज हमें एमएसपी दो टोटल, कि हमारे को तो नुकसान हो जाएगा इसी वजह से. तो बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट या कोई भी एग्जाम का एस्पिरेंट, हमें पता होना चाहिए एमएसपी क्या है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि जहां पे आपको सरकार बोल देती है कि इतना लेवल पे या इतना अमाउंट है, एक्स अमाउंट तो हम आपको देंगे ही देंगे, इससे कम में अगर आपका प्रोक्योर हो रहा है तो वहां पे आपको जो इनपुट है आपके लॉसेज ना हो सके, तो सरकार उसका लॉस बेयर करती है एक तरह से. ठीक है. तो अब उससे जुड़ा सवाल देखते हैं. हायर द एमएसपी बाय द गवर्नमेंट, लोअर द डिमांड ऑफ द क्रॉप in the domestic market. Second, subsidies are subtracted while calculating NNP at FC. ठीक है. Which of the statements above is or are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव यहाँ पे बनता है. वो कैसे? कि जब हमारे पास एमएसपी ज्यादा होगी, ठीक है, सरकार की तरफ से, तो डिमांड उसकी ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं हमें पता है ना कि इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली भी ज्यादा है. या तो हम उसको डोमेस्टिकली बना नहीं पा रहे तो हम इंटरनेशनली या तो उसको इंपोर्ट कर रहे हैं. तो डिमांड इन द लोकल मार्केट जब ज्यादा होगी, एमएसपी की डिमांड भी तभी होती है. एक्सपोर्ट के लिए हमें करना है, एक्सपेंशन करनी है, बट जैसे पल्सेस के केस में देख लो, है ना, तो पल्सेस के केस में हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. तो एमएसपी पल्सेस के ऊपर दी जाने की बात की जा रही है ना, एमएसपी दी भी जा रही है इवन के, है ना. तो इस वजह से क्योंकि हमें जो लोकल या हमारी जो डिमांड है वो पूरी करनी है, तो यहाँ पे कम डिमांड होगी तो उसके लिए वो एमएसपी क्यों प्रोवाइड करेंगे? वो तो फिर उस क्रॉप की, या आप कह सकते हो कि किसी भी तरह की क्रॉप की उसकी इंपॉर्टेंस ही इतनी नहीं है ना, ये उसकी डिमांड ही नहीं है, तो उसको उगाएंगे क्यों? अनटिल अनलेस कुछ बहुत मेजर मार्केट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, वो तभी होगी जब डिमांड होगी लोकल मार्केट के अंदर. दूसरी चीज, सब्सिडीज को यहाँ पर ऐड किया जाता है. ठीक है. एक सिंपल सी बात करो, एनएनपी एट एफसी की बात करें, एनएनपी एट एफसी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि अब फैक्टर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं. जैसे आपकी लेबर, है ना, कोई भी बिजनेस शुरू करना होता है तो हमें उसके अंदर हमारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं. लेबर होता है हमारे पास, हमारी मशीनरी का कितना कॉस्ट आएगा. सिमिलर तरीके से जब नेशनल लेवल पे, नॉट एट अ पर्सनल लेवल, हमारे पास जो फैक्टर कॉस्ट है कि हमें कितनी चीज की कितनी इनपुट यहाँ पर लगी, और वो ओवरऑल इकोनॉमी का जब हम कैलकुलेट करेंगे, एनएनपी एट एफसी का मतलब हमारे पास नेशनल इनकम ही होता है. ठीक है. तो एनएनपी एट एफसी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये भी तो देखोगे ना कि खर्चा जो सरकार ने बेयर किया है, चाहे वो सब्सिडीज है, वो एट अ पर्सनल लेवल किसी का डिस्काउंट है, बट एट अ नेशनल लेवल क्या है? ठीक है, किसी के लिए तो अब सरकार के लिए तो वो खर्चा ही है ना, तो वो उसको माइनस क्यों करेगी, वो उसको ऐड करेगी.
ठीक है। तो अब उसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचो। अब आप फॉर्मूलाज रटने पे चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा आप समझ भी पाओगे। तो अब समझने की कोशिश करो। तो फैक्टर कॉस्ट ऐड होंगे फॉर द गवर्नमेंट ताकि वो नेशनल इनकम का यहाँ पर पार्ट बन सके, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट का एटलीस्ट यहाँ पर पार्ट बन सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। द नेवी चीफ ऑन 4-day विजिट टू जापान बूस्ट डिफेंस टाइज। सो बेसिक्स आइडिया उनका यही है कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए वो जा रहे हैं ताकि अब मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन आने वाले टाइम में नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का, एक नेवल सिस्टम को एक बेटर करने का तरीका वो ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। सो अब इससे जुड़ा सवाल क्या है? अरेंज द फॉलोइंग रैंक्स इन द करेक्ट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। कमांडर, एडमिरल, कॉमोडोर एंड कैप्टन। ऐसा सा कुछ सवाल आपको प्रीलिम्स में पहले भी आया हुआ है, ठीक है, जितना मुझे याद है, बट वो 3 टेबल में था, ठीक है, ऐसे 3 टेबल्स में था, अलग अलग कॉलम्स में, तो उसके अकॉर्डिंगली था। बट अब ये चलो सिंपल सा सवाल है, चूज अ करेक्ट सीक्वेंस, ए बी सी डी तीनों में से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारे पास? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले कमांडर आएंगे, कैप्टन आएंगे, कॉमोडोर आएंगे, फिर एडमिरल आते हैं, ठीक है। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ये पूरा का पूरा टेबल जो है ना, आपको किसी तरीके से भी पूछे आपको आना ही चाहिए, फॉर श्योर आना चाहिए, ठीक है। सो देन काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर एंड कॉर्बेट। तो बांदीपुर मुझे बताओ कौन सी स्टेट के अंदर है, ठीक है। वैसे इसमें लिखा ही हुआ है, बट चलो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना तो मैं बताना कौन सी स्टेट के अंदर है, ठीक है। सो जिम कॉर्बेट पार्क एंड बांदीपुर जो हमारे पास टाइगर रिजर्व है, इन दोनों के बाद अब हमारे पास काजीरंगा में रिकॉर्ड किया गया है 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, ठीक है। अब पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से होता है। द रिपोर्ट स्टेटेड कि 148 टाइगर्स जो है वो रिकॉर्ड किए गए अक्रॉस 1307.49 स्क्वायर किलोमीटर्स एट द एक्सपेंस ऑफ द KTR इन 2024, ठीक है। तो अब अगर हमें जिम कॉर्बेट पार्क का पता होना चाहिए, बांदीपुर की बात करें तो वहां पे 19.83 टाइगर्स इन 1456 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हैं, एंड कॉर्बेट में 19.56 इन 1288 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। और इसके अलावा आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मेथड जो या टेक्निक जो है वो कैप्चर मेथड यूज किया गया है, जो कि इकोलॉजिकली अगर आप देखें अप्रोच बेटर है कि उनको कैप्चर कर लेते हो, फ्री कैप्चर कर लेते हो ना, कि आप इजिली क्या कर रहे हो कि उनकी ड्रॉपिंग्स हो गई, उनको कैप्चर कर लिया, ठीक है, या आप एनिमल्स की साइटिंग कर रहे हो, उन सबको इकोनॉमिकली यूज करके बेटर तरीके से आप आउटपुट दे सकते हो। तो ये वाली टेक्निक यहाँ पे यूज की गई थी। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइगर रिजर्व से मैंने आपको टेबल पहले ही बोला कि आपको याद होना चाहिए। देन सवाल ये है, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट कि हेली नेशनल पार्क हैज 19.83 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। सेकंड, इंडिया इज होम टू मोर देन 75% टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर पता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आई गेस 19.83 नहीं है, ठीक है। सो ये भी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट, सॉरी सी तभी करेक्ट होता है। ये 19.83 वाली आपको फिगर गलत दी गई है। 19.83 यहाँ पर बांदीपुर की है, कॉर्बेट की 19.56 है, ठीक है। यहाँ पर अगर 19.56 होता तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होता। वैसे अभी करंटली ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एंड जिनको नहीं पता उनको ये मैं बता दूं, हेलीज नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट का ओरिजिनल नाम था, कॉर्बेट इसका नाम बाद में पड़ा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है एंड नॉट सी। कि टाइगर पॉपुलेशन जो है एस्टिमेटेड एट 3682 टाइगर्स इन द वाइल्ड, सिग्निफिकेंटली जो कि अब 3167 की जो फिगर हमें लास्ट टाइम बताई गई थी उससे ज्यादा है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली 75% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रिजाइड करती है। देन इंडिया रिटेल क्रेडिट स्क्वीज थ्रेटन सेंट्रल बैंक्स कंजम्पशन रिवाइवल होप्स। सो बेसिक आइडिया यहाँ पर यही है कि अब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उन्होंने रेट्स जो है, इंटरेस्ट रेट या रेट जो हमारे पास रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसका जो अमाउंट है आप कह सकते हो परसेंटेज है, ठीक है, वो कम कर दी थी। तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, क्रेडिट अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने बैंक्स के अंदर वापस से पैसा डाला है, वर्ल्ड सॉरी हमारी जो आरबीआई ने। सो बेसिक से एक आइडिया यही था कि लोन जो है इजीली यहाँ पर मिल जाए जितनी भी रिक्वायरमेंट है। बट जो कंपनीज हैं या कंपनीज भी क्या, इवन की जो बैंक्स हैं या जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो लोन आगे से देने को यहाँ पर तैयार नहीं है, वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं, जो बोलते हैं ना कि अब लोन वापस से रीपे नहीं कर पाए, तो उनका जो आप नंबर देखोगे ना वो धीरे धीरे इंक्रीज होना वापस से शुरू हुआ है, जो कि पहले कम होना शुरू हुआ था। सो इसी वजह से अब जो बैंक्स हैं वो डर रहे हैं कि उनको लॉसेज में ना जाना पड़े, वो डेट में ना चले जाएं। इस वजह से वो आगे से क्रेडिट फैसिलिटेशन यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं या वो करना नहीं चाह रहे हैं। सो द आरबीआई इज वर्किंग ऑन इट कि किस तरीके से इसको मिटिगेट किया जा सके। तो ये आपकी न्यूज थी। यहाँ पर सवाल क्या है, हाई LTV रेशो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो LTV रेशो, हाई डिमांड ऑफ लोन, ठीक है। LTV रेशो क्या होता है, लोन टू वैल्यू बोलते हैं इसको। तो चलो अब आपको पता होना चाहिए, हाई लोन टू वैल्यू, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लो लोन टू वैल्यू, हाई डिमांड ऑफ लोन,
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अब देखो हाई एलटीवी का मतलब क्या होता है कि लोन आपको महंगा पड़ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हाई ही होगा। अब लो एलटीवी मतलब लोन अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो डिमांड की लोन की डिमांड है वो अब मार्केट के अंदर ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन IMF अपग्रेड्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट इन लाइन विद ग्लोबल अपस्टिक। सो अब ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशन 6.4% IMF ने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। अब उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की थी, ठीक है, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें जुलाई के अपडेट के अंदर उन्होंने बोला कि हमें जो फोरकास्ट था वो 3% फॉर 2025 एंड 3.1% इन 2026, 0.2% एंड 0.1% पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू द प्रिडिक्टेड वैल्यू अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2025 एडिशन, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया जो है इंटरनेशनल लेवल पे बेटर नजर आ रहा है। सो सीधी सी बात, इसका मेन मुद्दा या मेन रीजन इसके पीछे का क्या है कि इंडिया की यूके के साथ जो डील है, ठीक है, जो हमारे पास सेटा हुई है अभी, एंड उसके बाद अभी हमारी यूएस के साथ भी ट्रेड डील है जो सेटा के अकॉर्डिंगली या उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर ट्राई किया जाएगा कि हो, है ना, कि इस वजह से क्या होगा कि इंडिया जो है और ज़्यादा बेटर नजर आएगा। सो उससे क्या होगा, अब इंडिया की जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है सेटा के अंडर ग्रो करेगा, एंड एमएसएमई सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली यहाँ पर कर रहा है करंटली, ठीक है। सो इस वजह से, एंड इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि अब जो डॉलर है वो इंटरनेशनल मार्केट में वीक होता हुआ नजर आया, इस वजह से अब स्ट्रेंथनिंग हुई है, तो फिस्कल एक्सपेंशन के लिए इंडिया के लिए अच्छा टाइम है, ग्रोथ अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में। अब सवाल देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द अबव मेंशन्ड रिपोर्ट्स are published by IMF, International Monetary Fund? A 1 and 3, B 2 and 4, C 3 only, D 1, 2 and 3 only। तो ये तो रटने वाला सवाल था, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली ऐसी बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स हैं या पर्सपेक्ट्स हैं ये हमारे पास वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, बाकी तीनों रिपोर्ट्स जो हैं वो IMF रिलीज करती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन काउंटडाउन ऑन निसार सैटेलाइट लॉन्च डे, या आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल रेपिटेशन है ऑफ द न्यूज विच वी टुक केयर ऑफ येस्टरडे ऑल्सो एंड पिछले वीक के अंदर भी, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे रिपीट की गई है। सेम ये ICJ का क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस के ऊपर क्या कहना है, वो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर मेजरली बात कर रहा है, एंड कैसे हम उन चीज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहा है। एंड इंडिया मस्ट रेप्लिकेट्स प्रो MSME फीचर्स, तो ये अब उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा लाइट रीडिंग दोगे एंड चीजें आपको समझ आने लगी हैं, लैंग्वेज समझ आने लगी है नहीं, उसके ऊपर फोकस करोगे। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, एंड कोई भी अगर आपको लग रहा है कि चीज समझने में दिक्कत आ रही है वो भी आप बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।